विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम लोग स्टेट के पार्ट 1 का दूसरा चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले हम लोग देख ले ताकि आगे सवाल अपने को समझ में अच्छी तरह से आवे। अब इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम है रैखिक सहसंबंध। रैखिक सहसंबंध में रैखिक का मतलब सरल रेखा, सहसंबंध के बारे में हम लोग जाने। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग चल x, y, z इस तरह पढ़े हुए थे कि चल का मूल्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, x, y, z ये सब मानते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर दो चल दिए हुए रहेंगे। कितने चल दिए हुए रहेंगे? दो चल राशि दी गई रहेगी। जैसे मान लो कि एक चल राशि दी गई है x और दूसरी चल राशि दी गई है y। दो चल राशि दी गई है और दोनों का एक दूसरे में कोई ना कोई संबंध होगा, ठीक है। और संबंध कैसा होगा कि अगर चल x के मूल्य में कोई परिवर्तन करे तो y के भी मूल्य में परिवर्तन हो जाए तो इनके बीच में संबंध है, ऐसा कहते हैं। इनके बीच में सहसंबंध है, ऐसा कहते हैं। उदाहरण के रूप में विद्यार्थियों के अध्ययन के घंटे, जैसे मान लो कि दो चल राशि दिया गया है, ठीक है। यहाँ है x, इसको हम लोग मान ले विद्यार्थियों का अध्ययन के घंटे हैं। जो विद्यार्थी रोज 3 घंटे पढ़ता है उनके y को हम क्या मान ले? एग्जाम का अंक यानी परीक्षा का अंक। अगर ये 60 नंबर लाता है तो रोज 4 घंटे पढ़ने वाला इसे थोड़ा सा ज़्यादा यानी लगभग 63-64 अंक लेके आएगा, ठीक है। रोज 8 घंटे पढ़ने वाला लगभग 70-75 अंक लेके आएगा। अब देखो, इससे इनमें संबंध है। अगर अध्ययन के घंटे बढ़ रहे हैं तो इनके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। ये पढ़ने के घंटे हैं और ये उनके मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर इनमें परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में रैखिक सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। परिभाषा यही दिया हुआ है, देखो। दो संबंधित चलों के मूल्य यानी में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कारण से, किसी भी कारण से, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अगर समझ में ना आए तो समझने के लिए इसको समझो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट कारण से एक साथ परिवर्तन होता हो, यानी इसमें बदले तो इसमें भी, यानी दोनों के मूल्य में परिवर्तन होता हो तो दोनों के चलों के बीच सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। इस परिभाषा को नोट कर लेना, जो डेफिनेशन है, ठीक है। उदाहरण के अनुसार विद्यार्थियों के अध्ययन के घंटे और उनका परिणाम। जैसे जैसे विद्यार्थी पढ़ाई के समय को बढ़ाएगा उसका रिजल्ट भी बढ़ के आएगा। दूसरा, मूंगफली के भाव। आप लोग जानते हैं कि अगर मूंगफली का भाव बढ़ रहा है तो जो मूंगफली का तेल होता है, जो सिंग तेल होता है, उसका भी भाव बढ़ेगा, क्योंकि इसी से तेल बनना है, ठीक है। ये दो उदाहरण आपके सामने हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गाड़ी का समय और उसका रख रखाव का खर्च, ठीक है। कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, कोई भी गाड़ी दिया गया हो, उस गाड़ी का समय और उसका मेंटेनेंस का खर्च। गाड़ी अगर 1 साल पुराना है तो खर्च बहुत कम आएगा, लेकिन अगर गाड़ी 10 साल पुराना है तो खर्च ज़्यादा आएगा। ये छोटी संख्या है तो यहाँ भी छोटी संख्या आएगी। जैसे मान लो 1 साल गाड़ी पुराना है तो उसके पीछे 1000 खर्च हो रहा है। अगर 10 साल गाड़ी पुराना हो जाएगी तो उसके पीछे लगभग 20,000 खर्च होने लगेगा, ठीक है। तो ये संख्या बढ़ रहा है तो ये भी संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। अब आगे रैखिक सहसंबंध। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा था? विद्यार्थी के अध्ययन के घंटे। यहाँ पर क्या देखा था? वाई। अगर एक को x अक्ष पर और दूसरे को y अक्ष पर मान करके, ठीक है, एक को x अक्ष पर और दूसरे को y अक्ष पर मान करके अगर इनका आलेख बनाया जाए और वह आलेख एक रेखा मिले या इस रेखा के आसपास के बिंदु मिले तो दोनों के बीच में रैखिक सहसंबंध है, ठीक है। देखो, चल x के और चल y के दोनों के मूल्यों को लेकर के आलेख बनाया जाए और वह आलेख एक सरल रेखा मिले या रेखा के आसपास के बिंदु मिले तो दोनों के बीच रैखिक सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। फिर से एक बार सुन लेते हैं। चल x और चल y, या जब दो चल राशि के मूल्यों को लेकर के आलेख बनाया जाए और वह आलेख एक सरल रेखा मिले या रेखा के आसपास के बिंदु मिले तो उनके बीच रैखिक सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे, ठीक है। अब रैखिक सहसंबंध पूरा नहीं कहा जाता है। रैखिक सहसंबंध को सिर्फ सहसंबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में पूरा रैखिक सहसंबंध के बारे में ही अपने को पढ़ना है। रैखिक सहसंबंध
के प्रकार एक धन सहसंबंध होता है और दूसरा ऋण सहसंबंध होता है। ठीक है, धन सहसंबंध और दूसरा ऋण सहसंबंध। अब इसमें देखिए धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध क्या है। अगर यहां पर x के मूल्य में वृद्धि हो तो y के मूल्य में भी वृद्धि हो, तो दोनों के बीच में सहसंबंध है। यानी दोनों के मूल्य में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, वृद्धि हो रहा हो तो दोनों में वृद्धि हो रहा हो, अगर कमी होता है तो दोनों में कमी होता हो, दोनों के मूल्यों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, धन सहसंबंध। उदाहरण के लिए मनुष्य की या किसी व्यक्ति की आय और खर्च। जैसे मान लो कि रोज 1000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति अगर रोज 700 रुपया खर्च करता है, अगर उसकी आय बढ़ जाएगी तो रोज अगर ये 1500 कमाने लगेगा तो इसके खर्च 800 या 900 रुपया होने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी आय बढ़ रही है वैसे वैसे खर्च क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, पति और पत्नी की आयु, पति की आयु और पत्नी की आयु, जैसे जैसे पति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे पत्नी की आयु बढ़ती जाती है, तो दोनों में वृद्धि हो रही है, तो दोनों को हम क्या कहेंगे, सहसंबंध। देखो परिभाषा, जब दो चलों के मूल्य में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, यानी बढ़े तो दोनों बढ़े, घटे तो दोनों घटे, एक ही दिशा में हो, तो दोनों के बीच में धन सहसंबंध होता है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही ऋण सहसंबंध में जब चलों के मूल्य में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता हो, विपरीत दिशा में देखो जैसे खर्च और बचत, जितना आप अधिक खर्च करोगे बचत कम होता जाएगा। ठीक है, खर्च अगर बढ़ाओगे तो बचत क्या होगा, कम होगा। अगर आपके पापा की सैलरी 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 में से अगर आप 3,000 खर्च कर देते हो, 3,000 खर्च करते हो, तो यहां पर बचा कितना, 7,000। लेकिन अगर खर्च को बढ़ा दिए 3,000 से, अगर यहां पर क्या कर दिए, 4,000 कर दिए, तो यहां पर अब कितना बचेगा, 6,000। देखो ये क्या है, खर्च है और ये क्या है, बचत है। ठीक है, तो ये खर्च यहाँ क्या हुआ, बढ़ा, तो यहाँ बचत क्या हो गया, घट गया। एक तरफ वृद्धि हो रही है तो दूसरे तरफ कमी हो रही है। जब दो चलों के मूल्य में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो, यानी एक में वृद्धि हो दूसरे में कमी हो, तो उनके बीच ऋण सहसंबंध होता है, ऐसा कहते हैं। अब देखो, अब तीसरी परिभाषा आपने को देखनी है, सहसंबंधांक अथवा सहसंबंध गुणांक। अब बहुत ही छोटी परिभाषा है जो आप कभी ना भूलो, एक लाइन में बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। रैखिक सहसंबंध, रैखिक सहसंबंध जो ऊपर अपने पढ़े थे, उसकी घनिष्ठता की माप को, घनिष्ठता की मतलब कि रेखा के आसपास कितना है। ठीक है, दिए गए बिंदु रेखा के आसपास कितने हैं, रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता की माप को सहसंबंधांक अथवा सहसंबंध गुणांक कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता की माप को सहसंबंधांक कहते हैं और सहसंबंधांक को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इस नापने की विधि को सर्वप्रथम किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। याद रखना है, विकल्प के लिए या एक वाक्य के प्रश्न में, बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन ए में अथवा सेक्शन बी में ये पूछा जाता है। ठीक है, कि सहसंबंधांक की नाप को सर्वप्रथम किसने निर्देशित किया था, कार्ल पियर्सन ने। ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, यहाँ पे रेड कलर से इसलिए लिखा हुआ, सेक्शन ए अथवा सेक्शन बी में, या तो विकल्प में नहीं तो एक एक वाक्य में पूछे जाते हैं। फिर से ध्यान से सुन लो, रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता की माप को क्या कहते हैं, सहसंबंधांक कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और इसकी नाप को सर्वप्रथम किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। यह कार्ल पियर्सन ने निर्देशित किया था। अब इसको आप या तो देख देख के नोट कर ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर ले। ठीक है, ये ऊपर वाला भी परिभाषा जो दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे अपने देखते हैं सहसंबंध के अध्ययन की विधियां। ये भी आईएमपी है, सेक्शन बी में प्रश्न एक एक वाक्य में आपको स्वाध्याय में मिलेगा। सहसंबंध के अध्ययन की विधियां, कितने विधि से अध्ययन किया जाता है, तो 3 विधि से। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन वाला टॉपिक आपको मैं बता दूं, खूब ही ध्यान रखना है इसमें। यहां पर हम लोग पढ़े थे सहसंबंध के प्रकार। ठीक है, ये सहसंबंध के प्रकार पूछा जाए तो धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध दो लिखना है, लेकिन सहसंबंध के अध्ययन की विधि पूछा जाए, वो सहसंबंध का प्रकार था, कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर अध्ययन की विधि पूछा जाए तो 3 विधि का नाम देना है। विकिरण आकृति की विधि, कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि,
और स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की रीति या क्रमांक सहसंबंध की विधि। ठीक है, तो इसमें ये वाला टॉपिक हम लोग बाद में लेते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की रीति, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में इन दोनों में से एक तो आता ही आता है 100%। ठीक है, तो पहले ये कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की रीति हम लोग देखते हैं। ठीक है, कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की रीति में देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, पहले सूत्र को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये पहला लिखा गया है कोव एक्स वाई। कोव का मतलब होता है सह विचरण, इसको सह विचरण कहा जाता है। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ वेरिएशन एक्स और वाई इक्वल टू सूत्र होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये सूत्र देखने में बहुत ही उटपटांग लगते हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, हर साल के बच्चे को हमेशा ये सूत्र याद हो जाते हैं, बड़े इजीली याद हो जाते हैं। जैसे 2-3 सवाल आप करोगे, सारे सवाल में सूत्र लिखोगे, बहुत आसानी से ये याद हो जाते हैं। ये नया सूत्र है कि कॉब एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये सहविचरण का सूत्र है। जब सहविचरण दिया गया हो तो आर, आर का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, सहसंबंध गुणांक अथवा सहसंबंधांक। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, कार्ल पियर्सन ने दिया था जिस रीति को। तो सहसंबंधांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, कॉब एक्स वाई अपॉन एस एक्स और एस वाई। एस एक्स क्या है, एस एक्स हम लोग 11th में पढ़े थे, एक्स का प्रमाप विचलन। ये एस वाई क्या है, वाई का प्रमाप विचलन। एक बार आपको ध्यान दिला दूं, एस एक्स का ये सूत्र होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। एस वाई इक्वल टू अंडर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये हम लोग दोनों फॉर्मूला कब पढ़े थे, 11th में पढ़ चुके हैं। ये अपने लिए नया नहीं है, अपने लिए सिर्फ यही फॉर्मूला नया है, ये भी शायद 11th में आया हुआ था। ठीक है, अब 3 सूत्र बहुत ही आईएमपी है जिसको अपने को याद रखना है बोर्ड की एग्जाम के लिए। जब एक्स बार और वाई बार का मूल्य पूर्णांक में हो, अब ये एक्स बार वाई बार क्या है, एक्स और वाई दो चल राशि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो चल राशि के बारे में दिया हुआ रहेगा। तो अपने को सवाल सॉल्व करने से पहले तुरंत सबसे पहले अपने निकालेंगे एक्स बार और वाई बार, यानी पहले चल का माध्य और दूसरे चल का माध्य। अगर दोनों पूर्ण संख्या में हो तो तुरंत आर का मान ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र लगाना है। आर का मान के यानी सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा देना है। कब, जब एक्स बार और वाई बार का मूल्य पूर्णांक में यानी पूरी पूरी संख्या हो, दशमलव में ना हो तब। लेकिन एक दूसरा आता है कि जब एक्स बार वाई बार दोनों का मूल्य अपूर्णांक हो अथवा दोनों में से कोई सी एक का भी मूल्य अगर अपूर्णांक यानी दशमलव में आ गया हो, जैसे मान लो एक्स बार बराबर आ गया कि 3.65 दशमलव में आ गया, तो अब ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। कभी भी एक्स बार या वाई बार या दोनों दशमलव में आता है तो ये ऊपर वाला सूत्र नहीं लगाते हैं। एक्स बार और वाई बार का मूल्य अपूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जो पॉइंट में आता हो, दशमलव में आता हो आवे, तो ये नीचे वाला सूत्र अपने को लगाना है। ये सूत्र क्या है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये दूसरा है। ठीक है, देखिए दो विधि हम लोग पढ़े, दो विधि के सूत्र पढ़े। जब एक्स बार और वाई बार का मूल्य किसी में दिया गया हो, पूर्ण संख्या में दिया गया हो, पूरे पूरे अंक में दिए गए हो, तो ये वाला सूत्र। जब एक्स बार और वाई बार अपूर्णांक, पूर्णांक का मतलब दशमलव में आवे, तो ये वाला सूत्र। अब कई बार ऐसे हो जाते हैं कि एक्स बार और वाई बार दशमलव में आ जाते हैं अथवा एक्स और वाई के मूल्य ही दशमलव में दिए रहते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के मूल्य को ही दशमलव में दिया रहता है, यानी दोनों चलों के मूल्य को दशमलव में दिया गया। ठीक है, इसको अगर आपको देखना है, देखो जब दोनों चलों के मूल्य बड़े बड़े हो अथवा अपूर्णांक में हो
तो यहाँ पर सूत्र क्या है, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू अंडर दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सूत्र याद करने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर ये पीछे वाला सूत्र अगर अपने को याद हो गया, ये वाला सूत्र अपने को याद हो गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ u लिख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर v लिख दो, वो वाला सूत्र याद जाएगा। देखिए आपके सामने मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये r बराबर n, तो यहाँ पर n लिख दिए, सिग्मा x तो हो जाएगा सिग्मा u, यहाँ y है तो क्या हो जाएगा v, जहाँ x है वहाँ u, y की जगह पर v माइनस सिग्मा x सिग्मा u, सिग्मा y की जगह पर सिग्मा v अपॉन पहले ब्रैकेट में n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, n इंटू सिग्मा यहाँ पर अब क्या हम लिखेंगे u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। आ गया वही फॉर्मूला, जहाँ x है वहाँ y u लिख दिए, जहाँ y है वहाँ पर v लिख दिए। यानी अपने कुल मिला के यही दोनों फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद ये तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, u v के मान भी निकालने पड़ते हैं, वो भी मैं आगे जब आएगा सवाल तो मैं बता सिखा दूंगा। ठीक है, आप लोगों के जिम्मे सिर्फ इतना ही काम है कि जितने भी सूत्र हैं इनको याद कर लेना है, वीडियो देख देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के सूत्र को लिख करके याद कर लेना है, परिभाषा याद कर लेना है, और कल से हम लोग अब इसके इन सूत्रों के ऊपर सवाल सिखाना शुरू कर देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।